ऑलराइट बच्चों, आज सुबह के लेक्चर में मैंने आपको काफी सारे पॉइंट्स बताए थे, है ना? क्या क्या हुआ एक बार मार्केटिंग का रिवीजन करते हैं, थोड़ा सा बता दो आप मार्केटिंग के बारे में। 4 पीस बता दो और 3 एक्स्ट्रा पीस बताना, ठीक है बच्चों? हम लोगों ने मार्केटिंग के 4 पीस पढ़े थे। व्हाट आर दी 4 पीस ऑफ मार्केटिंग? फर्स्ट इज प्रोडक्ट, सेकंड इज प्राइस, थर्ड इज प्लेस एंड फोर्थ इज प्रमोशन। हाँ रुक जा 3 एक्सटेंडेड पीस जब पूछूंगा तब बताना, राइट बच्चों? प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। प्रोडक्ट में मैंने ऐसे बताया था कि हमेशा हमें आपके अपने खुद के प्रोडक्ट को टारगेट करना होता है। मार्केटिंग में प्रोडक्ट को हाईलाइट करना जरूरी होता है। प्रोडक्ट का शॉर्ट स्प्लिटिंग स्पैन हो सकता है, उसका लाइफ स्पैन, या फिर लॉन्ग लास्टिंग प्रोडक्ट्स भी हो सकते हैं, पूरे 12 महीने चलते हैं ऐसे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, राइट? प्रोडक्ट लग्जरी हो सकता है, नेसेसिटी हो सकता है, प्रोडक्ट कंज्यूमर ओरिएंटेड हो सकता है, प्रोडक्ट नहीं तो इंडस्ट्रियल ओरिएंटेड भी रह सकता है, राइट? उसके अलावा प्रोडक्ट भी जब भी हम लोग हाईलाइट करते बच्चों, तो अगेन प्रोडक्ट को बताना बहुत जरूरी है, राइट? और इसमें उसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि प्राइस जो है, अच्छा प्रोडक्ट में ये भी बताया था कि रियल और इमेजिनरी डिफरेंशिएशन होता है, ठीक है? अच्छा प्राइस के 2 टाइप से, या तो आप प्राइस स्कीमिंग करोगे, नहीं तो आप प्राइस पेनिट्रेशन करोगे, ठीक है? बेसिकली पेनिट्रेशन मतलब स्टार्टिंग में प्राइस को कम रखो, बाद में प्राइस को बढ़ाओ, और स्कीमिंग मतलब शुरुआत में प्राइस को ज्यादा रखो, बाद में प्राइस को कम करो, राइट? अच्छा प्राइस में यू कुड बी ए प्राइस लीडर और प्राइस मेकर और प्राइस टेकर, ठीक है? अगर आप प्राइस मेकर हो तो आप कॉस्ट प्लस प्रॉफिट वाला अप्रोच फॉलो करोगे, ठीक है? अगर आप प्राइस टेकर हो तो आप क्या करोगे? आप दूसरे का सेल्स प्राइस कॉपी करोगे, माइनस करोगे खुद का कॉस्ट, और फिर आपका बचा कुछ प्रॉफिट होगा। आपको कॉस्ट को मिनिमाइज करना पड़ेगा यहाँ पे, सही है? अच्छा प्लेस मैटर्स अ लॉट। प्लेस अगर ढंग की नहीं है, डिस्ट्रीब्यूशन अगर अच्छा नहीं होता है, तो आपकी चीज बिकेगी ही नहीं, राइट? प्लेस मतलब डिस्ट्रीब्यूशन अच्छा होना चाहिए, राइट? और प्रमोशन में 4 चीजें आती है। प्रमोशन में 4 चीजें कौन सी आती है? पर्सनल सेलिंग आएगा, एडवर्टाइजिंग आएगा, पब्लिसिटी और सेल्स प्रमोशन आएगा, ठीक है? ये 4 चीजें आती है। पर्सनल सेलिंग सबसे महंगा होता है, ठीक है? पर्सनल सेलिंग कॉस्टली होता है बट इफेक्टिव होता है। डायरेक्ट कम्युनिकेशन होता है पर्सनल सेलिंग के अंदर, राइट? ठीक है? एडवर्टाइजिंग इज मोर फ्लेक्सिबल, ठीक है? इट इज नॉन पर्सनल बट डायनामिक होता है, और एडवर्टाइजिंग में भी आपको अच्छा खासा खर्चा करना पड़ सकता है, राइट? पब्लिसिटी इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है? एंड इट इज ऑल्सो नॉन पर्सनल। बच्चों पब्लिसिटी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, कोई इंटरव्यू जाके दे रहा है वो पब्लिसिटी में आता है। सेल्स प्रमोशन में रिफंड, डिस्काउंट स्कीम्स वगैरह रन करते हैं, राइट? ठीक है? एक पिक फ्री, या फिर ये लो इस पे ये फ्री होगा, या फिर डिस्काउंट दे दो, ठीक है? तो ये सारी चीजें सेल्स प्रमोशन के अंदर आती है। ये सारे पॉइंट्स आज सुबह मैंने आपको बताया था, राइट बच्चों? उसके अलावा मैंने आपको बोले थे कि 3 और पीस होते हैं। 3 एक्सटेंडेड पीस कौन से हैं? पीपल, फिजिकल एविडेंस एंड प्रोसेस, ठीक है? ये 3 चीजें होती है। पीपल मतलब सेल्समैन, ठीक है? जो आपकी चीज को बेच रहा है उसको अच्छे से ट्रेन करो, वो बायर का परसेप्शन चेंज करने आना चाहिए उसको, ठीक है? फिजिकल एविडेंस मतलब वो एनवायरमेंट जहां पे आप कस्टमर के साथ इंटरेक्ट करते हो, वो फिजिकल एविडेंस बहुत सही होना चाहिए। होटल के सारे इंडस्ट्रीज, बेसिकली होटल इंडस्ट्री में फिजिकल एविडेंस मैटर्स अ लॉट। एम्बियंस आप कैसे क्रिएट कर रहे हो, ठीक है? और लास्ट है प्रोसेस। बहुत बार आपको आपकी चीज को बनाने का प्रोसेस बताना पड़ता है। खाने पीने की चीजों में प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है बच्चों, और प्रोसेस अगर आप एडवर्टाइजमेंट में बताते हो तो आपकी चीज बिक सकती है, सही है? सो अगेन ये सब मैंने आपको बताया था, करेक्ट बच्चों? ये देखो ये सारे 3 एक्सटेंडेड पीस हो गए और 4 अपने इंपॉर्टेंट पीस हो गए। उसके अलावा मैंने आपको एक टेक्निक के थ्रू एक चीज लर्न कराई थी कि मार्केटिंग में डिसीजंस लेते समय लापरवाह नहीं रहना चाहिए, ठीक है? ऐसा हमने कोई पॉइंट पढ़ा था, राइट? आई जस्ट ओपन दैट फाइल, तो आपको वो बहुत सही तरीके से सामने रहेगा। ये क्यों आ गया, रुक जाओ। हाँ, मार्केटिंग में डिसीजंस लेते समय लापरवाह नहीं रहना चाहिए, बराबर? उसमें क्या क्या बताया था देख लो अच्छे से। एल से आता है लिमिट और एनहांस शेयर ऑफ बिजनेस, मतलब आपको 1-2 कस्टमर पे ध्यान देना है या ज्यादा कस्टमर पे ध्यान देना है, ठीक है? ए से अमाउंट एंड एक्सटेंट ऑफ एडवर्टाइजिंग, आपको हैवी एडवर्टाइजमेंट करना चाहिए, लाइट? सुबह एक एग्जाम्पल बताया था, शाहरुख खान वर्सेस एयरटेल वाली लड़की, ठीक है? तो अगेन बहुत लोग क्या कर रहे हैं, काफी कम खर्चा कर रहे हैं एडवर्टाइजिंग पे। ऐसे ब्रांड एम्बेसडर्स चूज कर रहे हैं जिनका फेस देख के रिकॉग्नाइज करना चाहिए कि ब्रांड कौन सा है, बराबर? प्राइस इश्यूज, या तो आप प्राइस लीडर होंगे या प्राइस फॉलोअर होंगे। अप्रोप्रिएट काइंड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, या तो एक्सक्लूसिव डीलरशिप होगा, नहीं तो मल्टीपल चैनल पे आपका प्रोडक्ट बिकेगा, बट मल्टीपल चैनल पे करोगे महंगा हो जाएगा। एक्सक्लूसिव डीलरशिप में सस्ता होता है बट फिर आपको आपके प्रोडक्ट्स हर जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है? अगेन रिवॉर्ड, कमीशन दोगे सेल्समैन को या सैलरी दोगे या दोनों दोगे?
ठीक है, ये अगेन डिपेंड करता है केस टू केस। ओके, वारंटी, कंप्लीट वारंटी देना है जब तक प्रोडक्ट खराब नहीं होता तब तक, या लिमिटेड टाइम की वारंटी देना है। इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है मार्केटिंग के डिसीजंस में। ठीक है, तो मार्केटिंग डिसीजंस में लापरवाह नहीं रहना चाहिए। ये इसका एक टेक्निक था जिससे हमने सारे पॉइंट्स लर्न किए, राइट। उसके अलावा बच्चों एक चीज और मैंने आपको बताई थी कि मार्केटिंग में एक और चीज होती है कि मार्केटिंग कैन नेवर वर्क इन आइसोलेशन। मार्केटिंग का आपके दूसरे ऑब्जेक्टिव से कुछ कॉम्बिनेशन होना चाहिए। ठीक है, इसके दो पॉइंट्स है बच्चों। देखो, मार्केटिंग जो है वो कोई कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स में कैसे मदद कर सकता है, दो हिस्से। फर्स्ट था डिलीवरिंग वैल्यू टू कस्टमर्स। यहां पे सिर्फ एक चीज दिमाग में रखनी है कि मार्केटिंग जो है ये एक डिपार्टमेंट सही काम कर रहा है और बाकी सही काम नहीं कर रहे हैं, नहीं चलेगा। मार्केटिंग को बाकी डिपार्टमेंट के साथ मिलकर काम करना चाहिए और इसको हम लोग बोलते हैं पार्टनरिंग। क्या बोलते हैं? पार्टनरिंग। मार्केटिंग अगर आपका बहुत अच्छा है और बाकी डिपार्टमेंट्स अच्छे नहीं काम कर रहे, शॉर्ट रन में आपका डिमांड क्रिएट होगा, लॉन्ग रन में डिमांड क्रिएट नहीं होता है। सही है, अच्छा। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कनेक्टिंग विद कस्टमर्स। इसमें तीन चीज बताई थी। आज सुबह मैंने आपको अल्कोहल के बिजनेस का एग्जाम्पल बताया था, राइट। ग्लोबल स्पिरिट एंड रैडिको खैतान, एग्जाम्पल लिखा भी आपने। अल्कोहल का मार्केट इंडिया में बहुत वैरायटी का है, राइट। तो आपको तीन चीजें करनी है, मार्केट सेगमेंटेशन, मार्केट टारगेटिंग एंड मार्केट पोजिशनिंग। मार्केट सेगमेंटेशन मतलब पूरे पॉपुलेशन को अलग अलग मार्केट में डिवाइड करो। ठीक है, कुछ गरीब लोग होंगे, कुछ अमीर लोग होंगे, सबका अलग अलग सेगमेंट होता है, राइट। उसके बाद मार्केट टारगेटिंग, आपको समझना है कि आपका टारगेट ऑडियंस कौन सा है और उसमें आपका मार्केट पोजिशनिंग यानी कि आपका मार्केट शेयर कैसे बढ़ाना है। ठीक है, तो ये तीन स्टेप्स होते हैं उसके कनेक्टिंग कस्टमर्स में। सही है, इजी है, राइट। अच्छा बच्चों, जब भी आप मार्केटिंग के लिए कोई चीज बनाते हो, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी बनाते हो, उसके कुछ प्री रिक्विजिट्स होते हैं। मतलब क्या है? मतलब अगर मेरे को बोला गया कि कंपनी का एड बनाओ, तो मैं कंपनी को पूछूंगा प्लीज आपके इंटरनल एनवायरनमेंट और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट को मेरे को थोड़ा समझना है। ठीक है, बेसिकली आपके माइक्रो और मैक्रो एनवायरनमेंट को समझना है। ठीक है, माइक्रो एनवायरनमेंट में क्या क्या आएगा? ये सारी चीजें, कितना इजी, कस्टमर, सप्लायर, कॉम्पिटिटर, डिस्ट्रीब्यूटर। आई विल आस्क दैट कंपनी कि आपके माइक्रो एनवायरनमेंट में कौन कौन आता है, आपका कस्टमर कौन है, आपके सप्लायर कौन है, कॉम्पिटिटर कौन है, डिस्ट्रीब्यूटर कौन है। इससे मेरा एड कैसे बनेगा वो चीज मैं डिसाइड करूंगा, राइट। माइक्रो के अलावा मैक्रो एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों। लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल, ये सारे पॉइंट्स इंडिया के पर्सपेक्टिव से मैटर करते हैं। आज सुबह बहुत सारे एग्जांपल्स दिए थे मैंने, कौन से? अल्कोहल वाला दिया था मैंने, आपको बताया था। और उसके बाद में मैंने ये बोला था कि कैसे बेबी फूड प्रोडक्ट को मार्केट करना इंडिया में अलाउड नहीं है, राइट। ठीक है, टोबैको का मैंने आपको बताया था, राइट। ये सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। तो अगेन यहाँ पे मैक्रो एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है जब भी आप चीज का एडवर्टाइजमेंट बनाते हो, तो सही है। अच्छा, और लास्ट बच्चों, मार्केटिंग का प्रोसेस कैसे होता है? आप पहले प्लान करो, इंप्लीमेंट करो, और फिर अगर उसमें कुछ गलतियां है तो करेक्टिव एक्शंस लेना पड़ेगा आपको कंट्रोल करके। प्लानिंग, इंप्लीमेंटेशन, कंट्रोल। कैलॉग्स का एग्जांपल था, प्लान किया उन्होंने, इंप्लीमेंट किया, बट वो फेल हो गया, तो क्या करना पड़ेगा? आपको चेंज करना पड़ेगा स्ट्रैटेजी को। ठीक है, शुरुआत में फेल हो गया, बाद में चोकोस लॉन्च किया और वो सक्सेसफुल हुआ। सही है। सो अगेन दिस इज हाउ द 3 स्टेप्स ऑफ मार्केटिंग प्रोसेस वो टेक प्लेस। यहां तक सबको याद आ रहा है, सब कुछ इजी है बच्चों। ठीक है, थोड़ा एफर्ट आपको डेफिनेटली लगाना है, बट इट इज एक्सट्रीमली इजी। ठीक है, इसके अलावा मार्केटिंग के अलग अलग टेक्निक्स मैंने आपको बताया था, वो हम लोग जल्दी से रिवाइज करते हैं। ये देख लो, स्ट्रैटेजिक मार्केटिंग टेक्निक्स क्या क्या है, मैं आपको सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूं, आपको थोड़ा बहुत एग्जांपल के थ्रू मेरे को बताना है। व्हाट वाज सोशल मार्केटिंग? अमिताभ बच्चन अगर पोलियो का ऐड कर रहा है, या फिर अमिताभ बच्चन अगर कोविड का जो कॉलर ट्यून जो था उसमें अगर वो बोल रहा है कि मास्क पहनो, राइट, तो दैट इज अ केस ऑफ सोशल मार्केटिंग। ठीक है, अक्षय कुमार है, ठीक है, उसके बाद में विद्या बालन, ये सारे लोग सोशल मार्केटिंग में आते हैं। सही है, इन्होंने अलग अलग सोशल कैंपेन्स रन किए। ऑगमेंटेड मार्केटिंग में क्या होगा? आप कस्टमर को ऐसा कुछ सर्विस दो जो उसको पहले उसने कभी इमेजिन ही नहीं किया था। ठीक है, उसको बोलते हैं ऑगमेंटेड। ऑगमेंट करना मतलब उसके एक्सपीरियंस को एलिवेट करना, बढ़ाना। ठीक है, उसको यूनिक एक्सपीरियंस देना। जैसे कि ऑनलाइन कंप्यूटर रिपेयर हो रहा है, मूवीज ऑन डिमांड, कोई सोच भी नहीं सकता था। फ्लाइट में मेरे को कनेक्शन मिल रहा है इंटरनेट का, नेल्को जैसी कंपनी देती है, ये सब ऑगमेंटेड मार्केटिंग में आएगा। ठीक है, व्हाट इज डायरेक्ट मार्केटिंग? डायरेक्टली अगर मैं मेरे कस्टमर तक मैसेज पहुंचा रहा हूं, जो पोटेंशियल कस्टमर जो मेरी चीज को खरीद चुका है या खरीद सकता है, ऐसे कस्टमर को अगर मैं वो चीज का एडवर्टाइजमेंट बताता हूं, दैट इज अ केस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। वो किसमें आएगा?
डायरेक्ट मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर सपोज बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, अपने कस्टमर से उनका ईमेल या फोन नंबर लेते हैं। मैं डीमार्ट में जा रहा हूँ, डीमार्ट ने मेरा ईमेल या फोन नंबर ले लिया और डीमार्ट मेरे को मैसेजेस भेज रहा है। जोमेटो पे लॉग इन करना पड़ता है, जोमेटो के पास मेरा ईमेल आईडी है, जोमेटो मेरे को मेल भेज रहा है या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज भेज रहा है, उनके नए ऑफर्स के बारे में बता रहा है। दैट इज द केस ऑफ डायरेक्ट मार्केटिंग। दे नो दैट आई एम देयर कस्टमर। डायरेक्टली अगर आप आपके कस्टमर को टारगेट करते हो, डायरेक्ट मार्केटिंग में आता है। टीवी पे जो एड आता है डव का, दैट इज नॉट डायरेक्ट मार्केटिंग, क्योंकि उसका जनरल ऑडियंस को दिखा रहा है, ठीक है। हाँ, नापतोल का जो ऐड आता है वहां पर कस्टमर डायरेक्टली कॉल कर रहा है, डायरेक्ट मार्केटिंग, ठीक है। नेक्स्ट, रिलेशनशिप मार्केटिंग। अपने पुराने कस्टमर को आप ऐसा कुछ दो जिससे उसको फील होगा स्पेशल। जैसे कि Amazon प्राइम मेंबर्स को क्या करता है, अलग से वो ऑफर्स देता है, फिर Amazon प्राइम मेंबर्स को अलग से एक्स्ट्रा सर्विसेज दे रहा है, राइट। या फिर सपोज हो सकता है कि कोई एविएशन कंपनी अपने फ्रीक्वेंट फ्लाइट्स को लाउंज की फैसिलिटी दे रही है, रिलेशनशिप मार्केटिंग। शॉपर्स शॉप अपने प्रीमियम कस्टमर को, पुराने कस्टमर को पहले ऑफर के बारे में बताता है अगर सेल है तो, ठीक है। नेक्स्ट, सर्विसेज मार्केटिंग। जितने भी बैंक है, जितने भी एविएशन कंपनीज है, टेलीकॉम कंपनीज है या फिर मल्टीप्लेक्सेस है, वहां सर्विस मार्केटिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कंपनीज को बताना पड़ता है कि उनके सर्विसेज अलग कैसे है, राइट। उसके बाद और क्या था, पर्सन मार्केटिंग। कोई पॉलिटिशियन है, कोई स्पोर्ट्स स्टार है, ठीक है, या फिर कोई फिल्म स्टार है, वो क्या कर रहा है, वो अपने करियर को बढ़ाने के लिए खुद को मार्केट कर रहा है। जितना वो खुद का ब्रांडिंग करेगा उतने उसको ब्रांड एंडोर्समेंट्स मिलेंगे, जितना वो मीडिया में दिखेगा लोगों को उसका नाम पता रहेगा और अगेन वो ज्यादा कमर्शियल्स ले सकता है या फिर उसका करियर अच्छा हो सकता है। कोई पॉलिटिशियन को टीवी पे आके इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, लाइमलाइट चाहिए उनको, राइट, क्योंकि लोगों के नजर में होना चाहिए, तभी तो लोग वोट देंगे उनको, राइट। नेक्स्ट क्या है, ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग। तो मैंने आपको वीडियोस बताए थे नेस्ले का और कोको कोला का। कभी कभी कोई ऑर्गेनाइजेशन का इमेज अगर चेंज हो गया तो उनको अपना इमेज फिर से वापस ट्रैक पे लाने के लिए ऐसा इमोशनल ऐड बनाना पड़ेगा। जैसे नेस्ले ने मैगी बैन के बाद 100 ईयर्स ऑफ नेस्ले का ऐड बनाया था। जैसे कोको कोला ने उनके कोल्ड ड्रिंक में हार्मफुल केमिकल्स है वो बोलने के बाद आमिर खान से उन्होंने क्लैरिफिकेशन इशू किया था बाय मेकिंग दैट लॉजिकल कमर्शियल, राइट। सो ये ऑर्गेनाइजेशन मार्केटिंग में आएगा। व्हाट इज प्लेस मार्केटिंग, कोई पर्टिकुलर प्लेस को मार्केट करना है, जैसे कि टूरिज्म को प्रमोट करना है तो प्लेस मार्केटिंग में आ सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल गुजरात टूरिज्म है, कुछ दिन तो गुजारी है गुजरात में, ठीक है। महाराष्ट्र टूरिज्म है, उसके बाद में बच्चों केरला भी है, एमपी का ऐड आता है, एमपी गजब है, राजस्थान जाने क्या दिख जाए, ये सारा प्लेस मार्केटिंग में आएगा, ठीक है। आजकल हर एक स्टेट ये कर रहा है ताकि टूरिज्म से वो ज्यादा पैसे कमा सके। हर स्टेट में वैसे टूरिज्म का ह्यूज पोटेंशियल है। कोई भी स्टेट चुन लो इंडिया का, कुछ ना कुछ अलग तो होगा ही डेफिनेटली, राइट। एनलाइटन मार्केटिंग, ऐसा कुछ करो जिससे आप एक एड में मैसेज भी दे रहे हो, ठीक है, लोगों का माइंड एनलाइटन कर रहे हो, उनको एक अलग व्यू बता रहे हो, प्लस आपका प्रोडक्ट का ब्रांडिंग भी हो रहा है। हेवल्स का मैंने बताया था आपको, हेवल्स का जो केबल का जो एड है उसमें उन्होंने एक इमोशनल कनेक्ट बताया था, राइट। बच्चा माँ को ला के देता है चिमटा बना के और वो रोटी सीख रही है, तो अगेन दैट इज अ केस ऑफ एनलाइट मार्केटिंग, सही है। अच्छा, और क्या था, डिफरेंशियल मार्केटिंग। डिफरेंशियल मार्केटिंग मतलब एक कंपनी के 10 ब्रांड्स होंगे साबुन के, बट 10 के 10 ब्रांड्स एक एड में नहीं आते, क्योंकि हर एक ब्रांड का टारगेट ऑडियंस अलग है, तो आपको डिफरेंट एड बनाना पड़ेगा। डिफरेंशियल मार्केटिंग। हाँ, टाइटन के इतने सारे ब्रांड्स है, कभी भी वो एक ही कमर्शियल में सारे ब्रांड्स नहीं दिखाते हैं, ठीक है। हाँ, वही लिखा है एक्चुअल, साबुन के ब्रांड्स मतलब एक्चुअली बोल रहा हूँ। नेक्स्ट, सिंक्रो मार्केटिंग। सिंक्रो मार्केटिंग मतलब कभी कभी आपका डिमांड बहुत कम है तो डिमांड को बढ़ाने के लिए प्राइस को गिरा दो। कभी कभी आपका डिमांड बहुत ज्यादा है तो पैसा ज्यादा कमाने के लिए, फिर डिमांड को थोड़ा सा कम करने के लिए आप प्राइस को बढ़ा सकते हो। दैट इज द केस ऑफ सिंक्रो मार्केटिंग, ठीक है। मल्टीप्लेक्सर्स के ओनर्स यही करते हैं। मॉर्निंग शो डिमांड कम है, प्राइस कम कर दो बढ़ाने के लिए, और इवनिंग शो बहुत ज्यादा डिमांड है तो आप क्या कर सकते हो, प्राइस को बढ़ा दो। दैट इज कॉल्ड सिंक्रोनाइज करना, बैलेंस करना, ठीक है। अच्छा बच्चों, सिमिलरली बच्चों ये ऐसा कहां होता है, हम लोग देखते हैं होटल सेक्टर में यही होता है। ऑफ सीजन में क्या होता है, टिकट रेट्स कम हो जाते हैं और पीक सीजन में डबल ट्रिपल हो जाता है, राइट। सिंक्रो मार्केटिंग। कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, कंपनी सिर्फ एक नीश को टारगेट कर रही है, कितने बार हुआ है, फोकस स्ट्रैटेजी में तो डिटेल में पढ़ा है, ठीक है, सिर्फ अपने सेगमेंट के लिए ऐड बनाया हुआ, राइट। अगेन टाटा नैनो का अगर ऐड आया है मतलब वो ऑब्वियसली वो कॉन्सेंट्रेटेड मार्केटिंग, वो बता रहा है ऐड में कि हमारा प्रोडक्ट कौन से ऑडियंस के लिए। नेक्स्ट, ई मार्केटिंग। कभी कभी कोई प्रोडक्ट बहुत पॉपुलर होने के चक्कर में उनका दूसरा प्रोडक्ट का सेल नहीं होता। नोकिया का एग्जांपल मैंने बताया था, तो नोकिया ने क्या कहता है, अपने बहुत मेन प्रोडक्ट्स का एडवर्टाइजमेंट ही बंद कर दिया, डी मार्केटिंग, ठीक है। ऑलराइट बच्चों, विल डू वन थिंग। हम लोगों ने ना लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सीखा था और सप्लाई चेन मैनेजमेंट भी सीखा था, राइट। तो ये दो चीजें हम लोग पहले शॉर्ट में रिवाइज करते हैं। लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी क्या है और कैसे इसको लर्न करना है, ये मैंने आपको कल बताया था, राइट। एक बार मैं वापस बता रहा हूँ, जस्ट रिमेंबर सिंपल इमेज, तो आपको लॉजिस्टिक्स स्ट्रैटेजी पूरा याद रहेगा। सिर्फ इतना इमेज आपको दिमाग में रखना है, ओके। इमेज में क्या है, सप्लायर है, सप्लायर से फैक्ट्री में रॉ मटेरियल आ रहा है, प्रोडक्शन होगा, फिर प्रोडक्शन करेंगे तो हम लोग गोडाउन में इन्वेंट्री को स्टोर करेंगे, उसके बाद गोडाउन से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स तक लेके जाएंगे और लास्ट में कस्टमर वो चीज को खरीदेगा। सिंपल इमेज है, राइट।
अच्छा, जिधर जिधर आपका ये रेड इंक में लिखा है मैंने, ठीक है, वहां पे वो सब लॉजिस्टिक्स का काम है, राइट। लॉजिस्टिक्स क्या करता है, सप्लायर से फैक्ट्री तक लेके जाता है, प्रोडक्शन करने के बाद गोडाउन तक लेके जाता है, और डिस्ट्रीब्यूशन चैनल तक पहुंचाने का काम भी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का है, सही है। अच्छा, तो बच्चों लॉजिस्टिक्स के सारे पॉइंट्स मैंने आपको यहां से बताया। देखो फर्स्ट पॉइंट सप्लायर यहाँ लिखा है, तो इफेक्टिव लॉजिस्टिक्स स्ट्रेटेजी के लिए आपको क्या चाहिए, फर्स्ट पॉइंट यहाँ क्या लिखा है, देखो व्हाट सोर्सेस ऑफ रॉ मटेरियल एंड कंपोनेंट्स आर अवेलेबल, मतलब हम लोग कहां से रॉ मटेरियल को खरीदेंगे, ये भी लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का काम होता है। सेकंड पॉइंट क्या लिखा है, कितने फैक्ट्री के लोकेशन है आपके, ये भी बहुत मैटर करता है। अगर कोई कंपनी के 10-15 फैक्ट्री के लोकेशन है पूरे इंडिया में अलग अलग जगह, तो उसको लॉजिस्टिक्स उतना स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, है ना। नेक्स्ट और क्या लिखा है थर्ड पॉइंट, प्रोडक्शन से आपको क्या याद आना चाहिए कि यहाँ पे आपकी अलग अलग फैक्ट्री में क्या क्या प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, फोर्थ पॉइंट यहाँ पे है, देखो रॉ मटेरियल आप लोग फैक्ट्री में लेके आ रहे हो, क्या लिखा है, व्हाट मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन शुड बी यूज्ड फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स। मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन कल बताया था, अगर आपको याद है तो, ठीक है। कुछ जगह कार से लाना पड़ेगा, कुछ जगह हैवी ट्रक्स का यूज करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल मारुति जैसी कंपनी को हैवी ट्रक्स या फिर उससे भी बड़े और व्हीकल का यूज करना पड़ता है उनके कार को सप्लाई करने के लिए, राइट। बट डोमिनोज जैसे कंपनीज वो टू व्हीलर यूज करेंगे, ठीक है, क्योंकि जोमेटो डोमिनोज ये सब टू व्हीलर यूज करते हैं क्योंकि वो ज्यादा अफोर्डेबल होता है। तो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन क्या है वो बहुत मैटर करता है। अमूल के केस में उन्होंने ट्रेन यूज किए थे, है ना, तो मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन मैटर करता है, राइट। चलो और क्या लिखा है यहाँ पे, एक सेकंड, फिफ्थ पॉइंट यहाँ लिखा है, देखो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। यहाँ क्या लिखा है, व्हाट इज द नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटी। बहुत सारी कंपनीज क्या करते हैं, खुद का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क किसी के साथ टाइप करते हैं, आउटसोर्स करते हैं, पूरा लॉजिस्टिक्स डिपार्टमेंट का उनका झंझट ही है। अमेजॉन एंड वन प्लस, पूरा लॉजिस्टिक्स कौन संभाल रहा है, वन प्लस का अमेजॉन, राइट, ठीक है। और क्या लिखा, सिक्स्थ और सेवेंथ पॉइंट, व्हाट इज द नेचर ऑफ मटेरियल्स हैंडलिंग इक्विपमेंट पोजेस्ड, इज इट आइडल, मतलब आपका मटेरियल हैंडलिंग कैसा है। फ्रेजाइल चीज को संभाल के आपको डिलीवर करना पड़ेगा, अदरवाइज चीज ही खराब हो जाएगी, ठीक है। इमेजिन करो बच्चों, बहुत पेरिशेबल गुड्स है, से समथिंग लाइक आइसक्रीम का कोन, ठीक है। सपोज कोई आइसक्रीम बनाने वाली कंपनी है, उनको सप्लाई चेन में कितना ख्याल रखना पड़ेगा, अगर वो कोन टूट गया तो कोई खरीदेगा ही नहीं ना वो चीज को, वेरी इंपॉर्टेंट। वहां मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, प्लस वो पिघलना नहीं चाहिए, पिघली हुई आइसक्रीम कौन खरीदेगा, राइट। सो अगेन वही यहाँ पे लिखा हुआ, व्हाट इज द मेथड ऑफ डिप्लॉइंग इन्वेंट्री इनटू द लॉजिस्टिक्स नेटवर्क, मतलब आप किस तरीके से इन्वेंट्री को मैनेज कर रहे हो, कंट्रोल कर रहे हो, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इन लॉजिस्टिक्स, सही है। अच्छा, एडवांटेजेस क्या क्या है लॉजिस्टिक्स के, बहुत सिंपल है, आपका खर्चा बचेगा, जस्ट इन टाइम कल बताया था। प्लस आपको ये भी पता था आजकल बहुत सारे बड़े बड़े फ्रेंचाइजीज क्या करें, खुद के स्टोर का साइज कम कर रहे हैं, क्यों, क्योंकि वो लॉजिस्टिक्स को स्ट्रॉन्ग करें। डोमिनोज, ठीक है, नहीं सिर्फ डोमिनोज बच्चों, ईच एंड एवरी यू नो क्यूएसआर प्लेयर, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट जो भी होता है ना, बर्गर किंग देख लो, आप मॉल में देखो ना कितने छोटे छोटे इनके रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये अपने स्टोर का साइज कम करे और इन्वेंट्री को मैनेज करे थ्रू लॉजिस्टिक्स, सही है, मतलब बहुत जल्दी उनका चीज बिकेगा, कस्टमर आके लेके जाएगा, फिर वो खुद डिलीवर करेंगे, राइट। रेड्यूस इन्वेंट्री, इंप्रूव डिलीवरी टाइम, अगेन अमेजॉन जैसे कंपनी के लिए बहुत मैटर करता है, राइट। कस्टमर खुश होगा और यही आपका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बनेगा। ये सारे एडवांटेजेस है लॉजिस्टिक्स के, बहुत इजी है पॉइंट्स। एक बार वो पिक्चर क्लियर होगा ना, आपको पूरे लॉजिस्टिक्स के पॉइंट्स दिमाग में, राइट। एक और इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग एरिया है जिसको हम लोग सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलते हैं, ठीक है। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में गिन के 4 मेन चीज आपको लिखनी है, पूरा सप्लाई चेन मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में रहेगा। सेंटर में लिखना है मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग के पहले सप्लायर, मैन्युफैक्चरिंग के बाद इंटरमीडिएट और लास्ट में कस्टमर, ठीक है। हर एक चीज को आपको कनेक्ट करना है, दिस इज कॉल्ड एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट। कोर एक्टिविटी मैन्युफैक्चरिंग होता है, मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए सप्लायर से रिलेशन अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इंटरमीडिएट के साथ भी बॉन्डिंग अच्छा होना चाहिए, अदरवाइज डिस्ट्रीब्यूशन आपका सही नहीं होगा और इंटरमीडिएट फिर फाइनली कस्टमर को देंगे। ये पूरा जो चेन है इसको हम लोग बोलते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट। ज्यादा बड़ा कौन सा है, लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट और सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सप्लाई चेन मैनेजमेंट का पार्ट है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट, यहां लिखा है देखो, ठीक है। लेट्स रीड दिस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंटरमीडिएट्स एंड कस्टमर्स। ये क्या होता है, ये पार्टनरिंग है, मतलब हर एक डिपार्टमेंट एक दूसरे के साथ पार्टनरिंग कर रहा है। इसको क्रॉस फंक्शनल भी बोलते हैं, मतलब सिर्फ एक डिपार्टमेंट नहीं है फंक्शन का, यहाँ पे बहुत सारे फंक्शनल डिपार्टमेंट्स हैं, सबको एक दूसरे के साथ तालमेल बिठा के रखना पड़ेगा, सही है। अच्छा, वो लिखा देखो यहाँ पे, और क्या लिखा देखो, सप्लाई चेन इन्वॉल्व सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल कन्वर्जन एंड लॉजिस्टिक्स। सोर्सिंग एंड प्रोक्योरमेंट ऑफ मटेरियल मतलब खरीदो, तो उसको मैन्युफैक्चर करो और उसको डिलीवर करो। ये पूरे चीजों को करने के लिए आपको आपके एससीएम पे ध्यान देना पड़ेगा। मैक्सिमम कंपनीज ईआरपी इंप्लीमेंट करते हैं ताकि उनका सप्लाई चेन स्मूथली मैनेज हो, ठीक है। और क्या लिखा है, एससीएम इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, इंप्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग सप्लाई चेन ऑपरेशन। आपको हर एक चीज रेगुलेट करना है, दिस इज अ क्रूशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस, ठीक है। क्या लिखा है, पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजम्पशन तक सारे प्रोसेस आप कर रहे हो,
व्हाट इज मीनिंग ऑफ पॉइंट ऑफ ओरिजिन? सप्लायर से खरीदना, और पॉइंट ऑफ कंजम्पशन मतलब कहाँ आपका कस्टमर वो चीज खरीद रहा है, दैट इज कॉल्ड एज पॉइंट ऑफ कंजम्पशन। हर चीज को मेंटेन करना, मैनेज करना, उसको सप्लाई चेन मैनेजमेंट बोलता है। इट इज क्रॉस फंक्शनल, लिखा भी है। 4-5 पॉइंट से बच्चों, ये लिखने के बाद आपको सब पॉइंट्स याद आएंगे यार, कुछ नहीं है इसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लो ही नहीं हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। आप कुछ ना कुछ तो जरूर लिख के आओगे अगर आपके दिमाग में ये इमेज है तो, ठीक है। अच्छा, एक और चीज थी यहाँ पे कि लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन में क्या डिफरेंस है, बराबर। यहाँ पे बच्चों लॉजिस्टिक्स में ये सारी चीजें आते हैं, आप इनबाउंड आउटबाउंड गुड्स को मैनेज कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन को संभाल रहे हो, वेयर हाउसिंग को संभाल रहे हो, ठीक है, मटेरियल हैंडलिंग अभी बताया, ऑर्डर फुलफिलमेंट मतलब कस्टमर को कितने दिन में ऑर्डर मिलेगा, ये भी लॉजिस्टिक्स का काम है, ठीक है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट, सप्लाई डिमांड प्लानिंग, अगेन ये सब फोरकास्ट करना पड़ता है। मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको देते हैं, वो कंपनीज जो बहुत सही तरीके से फोरकास्ट करते हैं और उसके हिसाब से चीजों को बनाते हैं। डोमिनोज को 20 मिनट्स डिलीवरी, ठीक है, कैसे डिलीवर कर पाते हैं, पहले प्रेडिक्ट करते हैं और फिर उनका लॉजिस्टिक्स स्ट्रांग होता है, ठीक है। जोमैटो का बताया, माइंडीवर का बताया, ठीक है, ये सारे कंपनीज का बहुत सही डिमांड प्रेडिक्शन होता है। एशियन पेंट्स भी यही आता है, सही है। अच्छा, यहाँ लिखा है एससीएम क्या है, सप्लाई चेन मैनेजमेंट एक्सटेंशन है लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट का, उसमें बहुत सारी चीजें आती है। सबसे मेन डिफरेंस क्या है एससीएम में और लॉजिस्टिक्स में? लॉजिस्टिक्स में मैन्युफैक्चरिंग नहीं आ रहा है, एससीएम में मैन्युफैक्चरिंग आ रहा है, ठीक है। बच्चों लॉजिस्टिक्स पार्ट है सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ऑब्वियसली, बट लॉजिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, करेक्ट। चलो, और यहां पे ये लास्ट इंप्लीमेंटिंग एससीएम, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया, इस पे भी बड़ा क्वेश्चन आता है 6 मार्क का, ओके। तो ये इंप्लीमेंट कैसे करोगे? बहुत ही आसान है। सबसे पहले डिसाइड करो कि आपको क्या प्रोडक्ट बनाना है, और ये डिसीजन लेते हैं कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स, बताया था कल, ठीक है। अगर कोई नया प्रोडक्ट लेके आने का है तो कॉर्पोरेट लेवल ऑफ मैनेजर्स डिसाइड करते हैं कि हम लोगों को कौन सा प्रोडक्ट बनाना चाहिए, ठीक है। फिर वो प्रोडक्ट डिसाइड हो गया तो प्रोडक्ट बनाने के लिए क्या रॉ मटेरियल लगेगा, कहां से खरीदना है, उसको बोलते हैं प्रोक्योरमेंट। फिर मैन्युफैक्चरिंग करो, मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करो। बहुत बार क्या होता है, आप या तो मैन्युफैक्चरिंग या तो फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन लोगों को आउटसोर्स करते हो। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आउटसोर्स करते हो मतलब नेस्ले खुद का फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन थोड़ा सेट कर रही है, मतलब उनके खुद के आउटलेट छोड़ना है, ठीक है, किसी और का हेल्प ले रही है, किसी और का पार्टनरिंग कर रही है, सही है। तो अगेन इसको आउटसोर्सिंग बोलते हैं। कस्टमर को सर्विस दो, उसको पसंद आया तो ठीक है, नहीं आया तो आपको परफॉर्मेंस मेजर करके और कुछ नया ट्राई करते रहना पड़ेगा। ये पूरा साइकिल है, ठीक है। साइकिल स्टार्ट कहां से हो रहा है? प्रोडक्ट को बनाने से लेके परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करने तक। दिस इज कॉल्ड एज इंप्लीमेंटिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट। खत्म हो गया, इतना ही है। ऑलराइट बच्चों, फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी को जल्दी से रिवाइज करते हैं। देखो इसमें ना 2-3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स हैं। एक है वो बिजनेस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, उस पर मैंने बहुत बार बोला आपको कि एग्जाम में काफी बार क्वेश्चंस आए, राइट। यहाँ पे एग्जैक्टली फर्स्ट चीज क्या पढ़ना है हम लोगों को? देखो यहाँ पे जैसे कि हर डिपार्टमेंट का जो मैनेजर होता है उसको कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेना रहता है। अगर मैं फाइनेंस का मैनेजर हूं तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि फाइनेंस के मैनेजर को कौन से इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने पड़ सकता है, ठीक है। इसका याद रखने का तरीका बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ बैलेंस शीट इमेजिन करना है, राइट। अगर आप बैलेंस शीट इमेजिन करो तो टोटल 5 पॉइंट्स आपको बोलने आना चाहिए, ठीक है। लाइबिलिटी साइड 2 पॉइंट्स है और एसेट साइड आप इमेजिन करके और 3 पॉइंट्स लिख सकते हो, ठीक है। फाइनेंस का मैनेजर अगर मैं हूं तो मेरे को कौन से डिसीजंस लेने आना चाहिए, जैसे कि लाइबिलिटी साइड क्या क्या लिखते हैं हम लोग लिखते हैं सारे कैपिटल के तरीके, राइट। तो हम लोग कौन से मेथड से कैपिटल को रेज करना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर करने आना चाहिए फाइनेंस मैनेजर को, राइट। हाउ टू रेज दी कैपिटल, इक्विटी के फायदे हैं, नुकसान भी है, डेट के फायदे हैं, नुकसान है, तो मेरे को ये डिसाइड करना है कि मैं कैसे कैपिटल को रेज करूं। सेकंड पॉइंट क्या था? जनरल रिजर्व से आपको याद आना चाहिए कि डिविडेंड कितना पे करना है, डिविडेंड पे आउट कितना होना चाहिए। हर एक कंपनी का डिफरेंट होता है सिनेरियो, ठीक है। जो बहुत कैश रिच कंपनी है उनका डिविडेंड पे आउट रेशियो ज्यादा होगा, जिनका कैश कम है या फिर जो ग्रोथ के लिए पैसा लगा रहे हैं वो कम डिविडेंड देंगे। तो ये फाइनेंस का मैनेजर डिसाइड करता है, राइट। नेक्स्ट बच्चों, एसेट साइड में फिक्स एसेट्स में एक आपको इंपॉर्टेंट डिसीजन क्या लेना है, खरीदना है खुद से या लीज लेना है। अगर आप खुद से खरीदते हो तो आपका आगे फ्यूचर का ऑपरेशनल कॉस्ट कम हो जाएगा क्योंकि आपको रेंट कम पे करना है, जैसे कि डीमार्ट का स्ट्रैटेजी है। बहुत सारे कंपनीज खरीदते नहीं, लीज पे रखते हैं क्योंकि उनको अपफ्रंट ज्यादा खर्चा नहीं करना है, राइट। सो बाय करना है या लीज करना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंस का डिसीजन हो सकता है। रिसीवेबल्स में मैंने आपको यहां पे बताया था कि आपको जो आपका जो सप्लायर है, सॉरी जो आपका डिस्ट्रीब्यूटर है, उसको कितना टाइम देना है आपको, राइट। सो अगेन यहाँ पे एक्सटेंड करना है टाइम या नहीं करना, ये आपका एक इंपॉर्टेंट डिसीजन होता है। इफ यू रिमेंबर एंड टेल मी द कंपनी नेम, जो मैंने आपको बताया था, जो पिडलाइट को कॉम्पीट कर रही है रिसीवेबल्स के डेज को एक्सटेंड करके, ज्योति रेजिन्स, ठीक है। मैंने बताया था इनका एक प्रोडक्ट है यूरो करके, ठीक है, और इसको वो कैसे मार्केट कर रहे हैं, अपने जो डिस्ट्रीब्यूटर है उनको बोल रहे हैं कि आप आराम से हमें पे करो।
राइट। तो रिसीवेबल का टाइम उन्होंने एक्सटेंड किया, तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी रही उनके लिए वो। कैश ऑन हैंड, कैश ज्यादा रखना है या कम रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फाइनेंस का डिसीजन होता है। कोई कंपनी को एक्वायर करना है तो ज्यादा कैश रखो, क्योंकि आपको कभी भी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है वो एक्विजिशन का, राइट। जैसे कि मैसिक जैसे कंपनीज करते हैं, जैसे कि सारेगामा और टिप्स जैसे कंपनीज खुद के पास काफी कैश रखते हैं, क्योंकि उनको नए मूवीज अगर मिलता है तो जल्दी से उसके राइट्स को परचेस कर सके, राइट। सो दीज आर दी डिसीजंस। बहुत ईजी है, बहुत इंपॉर्टेंट भी ये वाला, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको क्या बोली थी, फाइनेंस के स्ट्रैटेजी के 4 कंपोनेंट्स हैं। 4 में से आपको चारों के चारों एक साथ एग्जाम में नहीं आएगा, ठीक है। आपको एक एक पॉइंट को पिक करके वो क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज जो आपको एज अ स्टूडेंट दिमाग में रखना है वो ये है, हाउ टू इवैल्यूएट वर्थ ऑफ अ बिजनेस। इफ यू कैन रिमेंबर एंड टेल मी, हाँ, कितने मेथड्स होते हैं कोई भी कंपनी के बिजनेस को वैल्यू करना है अगर अपने को, तो 3 मेथड्स हैं। 3 मेथड्स कौन से? फर्स्ट मेथड को बोलते हैं नेटवर्थ मेथड, ठीक है। नेटवर्थ मेथड में हम लोग क्या करते हैं, इसको स्टॉक होल्डर्स इक्विटी भी बोलते हैं। बेसिकली उसका वैल्यूएशन हम लोग करेंगे तो शेयर होल्डर को कितना मिलेगा नेट, उसको नेटवर्थ मेथड बोलते हैं। क्या करना है, सारे एसेट्स बेच दो और सारे लाइबिलिटीज चुका दो, जो भी बचेगा वो आउटसाइडर्स के लाइबिलिटी चुकाना है, जो भी बचेगा जो शेयर होल्डर का पैसा है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ ऑफ अ बिजनेस, ठीक है। वो एक तरीका है बिजनेस को इवैल्यूएट करने का, राइट। जो कंपनीज का कर्जा बहुत ज्यादा हो गया उनका नेटवर्थ नेगेटिव हो जाता है, राइट। हम लोग डायरेक्टली ये चार्ट से पढ़ते हैं, पहले हम लोग इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करते हैं, राइट। इवैल्यूएटिंग वर्थ ऑफ बिजनेस, फर्स्ट मेथड कौन सा था, नेटवर्थ और स्टॉक होल्डर्स इक्विटी, ठीक है। सारे एसेट्स बेचने का कितना आएगा माइनस आउटसाइडर की लाइबिलिटी चुका दो, जो भी बचा कुछ है जो शेयर होल्डर के लिए बचा है उसको हम लोग बोलते हैं नेटवर्थ, फर्स्ट मेथड, राइट। सेकंड मेथड को बोलते हैं फ्यूचर बेनिफिट टू ओनर्स टू नेट प्रॉफिट। इस मेथड में कुछ भी नहीं करना है, चालू साल का प्रॉफिट निकालो या फिर कुछ साल का एवरेज ले लो। प्रॉफिट कैसे निकालना वो आपका मतलब आपकी मर्जी पे हो, राइट। या तो आप नेट प्रॉफिट ले लो चालू साल का करंट ईयर का, या फिर आप कुछ साल का एवरेज निकाल लो, ठीक है। अगर प्रॉफिट लंपी है, लंपी मतलब कभी बहुत ज्यादा है कभी बहुत कम है, तो ऐसे में एवरेज निकालना बेटर होगा, ठीक है। एवरेज निकालो या फिर करंट ईयर का नेट प्रॉफिट ले लो, इनटू करो 5 कौन से बेसिस पे कर रहे हैं, हम लोग ये अज्यूम कर रहे हैं कि कंपनी सेम तरीके से परफॉर्म करेगी आगे आने वाले 5 सालों तक, और उस हिसाब से हम लोग उसका करंट वैल्यूएशन निकाल रहे हैं, ठीक है। इंटू 5 मतलब 5 क्या होंगे, दिस इज एक्चुअली पी रेशियो, हम लोग 5 का मल्टीपल दे रहे हैं उसको। दिस इज द मोस्ट कंजर्वेटिव वे ऑफ वैल्यूइंग कंपनीज, सबसे कंजर्वेटिव तरीका है। 5 का पी मल्टीपल एक्चुअली बहुत ज्यादा नहीं है, ठीक है। जो कंपनीज का फ्यूचर उतना ब्राइट नहीं लग रहा है वहां पे हम लोग 5 का मल्टीपल लगा के कंजर्वेटिव बेसिस पे इसको वैल्यू करते हैं। हाँ, ग्रोथ वाली कंपनी से 5 मल्टीपल बहुत गलत हो जाएगा ना, ठीक है। मैंने आपको बताया था प्रैक्टिकली कंपनीज जो अच्छे हैं उनको कितना पी मल्टीपल मिलता है, सही है। कुछ कंपनीज को 80 का 90 का 100 के ऊपर का भी मिल रहा है, राइट। हिंदुस्तान फूड्स का 110 का पी मल्टीपल है। ऑफ कोर्स दिस नंबर इज एक्चुअली चेंजिंग कॉन्स्टेंटली, करेक्ट। हर रोज कंपनी के शेयर का भाव चेंज होता है, पी मल्टीपल भी चेंज हो जाएगा, राइट। मार्केट डिटरमाइंड बिजनेस वर्थ, इसमें 3 तरीके हैं, ठीक है। या तो आप सिमिलर कंपनी का वैल्यूएशन देखो, ठीक है। जैसे कि अगर सपोज ओला है तो वो उबर को देखेगा उसका वैल्यूएशन क्या है, जोमेटो का वैल्यूएशन देख के स्विगी को वैल्यू किया जाएगा, ठीक है। अगेन डीमार्ट और रिलायंस का वैल्यूएशन उस हिसाब से होगा, राइट। तो अगेन तो अगर है कंपेरेबल चीज तो आप कंपेरिजन करके देखो। अगर कंपेरेबल कंपनी नहीं है तो इन दैट केस आपको पी मल्टीपल को यूज करना पड़ेगा। पी मल्टीपल इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर्स करो, खत्म, ठीक है। पी मल्टीपल इनटू आउटस्टैंडिंग शेयर, सही है। पी मल्टीपल कितना होगा कौन सी कंपनी के लिए, ये मार्केट के परसेप्शन पे डिपेंड करता है। मार्केट को लगता है, लोगों को लगता है कि यार ये कंपनी का ग्रोथ ज्यादा होगा तो उसको ज्यादा हायर पी मल्टीपल मिलता है, या फिर कोई कंपनी बहुत स्ट्रांग है जो रिसेशन प्रूफ बिजनेस होता है उनको ज्यादा पी मल्टीपल मिलता है, या फिर वो कंपनीज जो खुद को हर सिचुएशन से निकाल सकते हैं उसको ज्यादा का पी मल्टीपल मिलता है, राइट। एक्चुअली जैसे जितने भी एफएमसीजी कंपनीज है ना, रिसेशन प्रूफ बिजनेस है। क्यों रिसेशन प्रूफ बिजनेस? बच्चों कोविड के टाइम पे हम लोग टूथब्रश टूथपेस्ट यूज करना बंद थोड़ा कर रहे थे, ठीक है। ये सारे एफएमसीजी कंपनी थे, हमें जितना खाना था हम लोग उतना तो खा ही रहे थे, ठीक है। और इनके दुकान कभी बंद नहीं होंगे, बेसिकली इनके प्रोडक्ट्स जो है इनका लाइफ साइकिल काफी ज्यादा है, तो इसलिए यहाँ पे इसको ज्यादा का पी मल्टीपल मिलता है, राइट। सो पी मल्टीपल इनटू क्या करना है आपको, उसके शेयर्स कितने उसके हिसाब से आपको निकलेगा आपकी कंपनी का वर्थ, राइट। और लास्ट मेथड क्या था, लास्ट मेथड मार्केट कैप मेथड बोलते हैं। मतलब जितने शेयर्स है इनटू उसका जो मार्केट में भाव चल रहा है उसको मल्टीप्लाई करो, प्लस प्रीमियम ऐड करना है, ठीक है। प्लस क्या करना है, प्रीमियम ऐड करना है। मार्केट कैप का मतलब क्या है, अगर आज कंपनी के सारे शेयर्स को सेल कर दिया जाए तो कितने रुपए मिलेंगे। जो भी कंपनी को खुद को बेचना है वो प्रीमियम ऐड करके सेल करेगी खुद को, ऑब्वियसली। क्योंकि प्रीमियम क्यों ऐड कर रही है, क्योंकि ऑफकोर्स कोई भी कंपनी को अगर खुद का बिजनेस किसी और को देना है तो थोड़ा गुडविल का वो पैसा ऐड करेगी, ठीक है। तो इस हिसाब से बच्चों ये वैल्यूएशन के 3 मेथड्स है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रेगुलरली रिवाइज करो इसको, एग्जाम में क्वेश्चन आने का बहुत ज्यादा चांस है। आप क्वेश्चन आंसर के नोट्स देखोगे तो आपको तभी समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है या नहीं, जब पढ़ोगे ना आपको रियलाइज हो जाएगा ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है मतलब इंपॉर्टेंट है,
सीधी बात है, वो कंपाइलेशन में सारे मैंने पास एग्जाम के क्वेश्चंस को कंपाइल किया है, सही है, राइट बच्चों। इफ दिस इज डन, यहां आते हैं छोटे छोटे पॉइंट्स, इसको जल्दी से रिवाइज करते हैं, ओके। देख लो इसमें क्या क्या था, स्ट्रैटेजाइजिंग एक्वायरिंग कैपिटल, वेरी सिंपल पॉइंट। इसमें सिर्फ मोटा मोटी ये दिमाग में रखो कि फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी में आपको डिसाइड करना होता है कि आपको डेट से रेज करना है या इक्विटी से, ठीक है। डेट से रेज करोगे तो क्वेश्चन का आंसर आपको करना है, कॉस्ट ऑफ डेट मस्ट बी लेस देन द रिटर्न ऑन कैपिटल, ठीक है। आपको जो पैसा मिल रहा है वो ज्यादा मिलना चाहिए रेट उसका, और आपका कॉस्ट ऑफ डेट कम होना चाहिए। अगर ये सिचुएशन है तो ही आपको डेट से रेज करना चाहिए, अदरवाइज डेट एक ट्रैप बन जाता है। क्यों? जब भी कंपनी के अर्निंग्स कम हो जाते हैं ना, तो आप वो डेट को रीपे नहीं कर पाओगे और वहां पे वो कंपनी बंद भी हो सकती है। मैक्सिमम कंपनीज जो हमने सुना है कि बंद हो गई, उसका रीजन यही था कि उन्होंने कर्जा रीपे नहीं किया बराबर से, ठीक है। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, करेक्ट। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये क्या होते हैं प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स? कोई भी कंपनी कोई भी स्ट्रैटेजी कर रही है, मार्केट पेनिट्रेशन, मार्केट डेवलपमेंट, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, तो उनको अलग अलग स्ट्रैटेजीज के लिए पहले प्रोजेक्ट करना पड़ेगा कि हम लोग यहां खर्चा करेंगे तो उसका इंपैक्ट क्या होगा। एग्जाम्पल बताया था, सपोज बाइजूस ने शाहरुख खान को लिया है, इतना बड़ा ब्रांड एम्बेसडर, तो इतना एडवर्टाइजमेंट पे खर्चा करेंगे तो उनका सेल पे क्या इंपैक्ट होगा, उनको पहले से स्टडी करना जरूरी है। अदरवाइज कितना भी खर्चा करोगे तो वो कम ही लगेगा, है ना। तो आपको प्रोजेक्ट करने आना चाहिए बच्चों। बहुत सारे कंपनी सक्सेसफुली प्रोजेक्ट करते हैं और उनका सेल जो है उस हिसाब से बढ़ जाता है, ठीक है। मामाअर्थ ने भी सोचा होगा कि शिल्पा शेट्टी जैसे ब्रांड एम्बेसडर को ले रहे हैं तो ऑब्वियसली उनके सेल पे क्या उसका इंपैक्ट होगा, सही है। सो अगेन ये हर एक कंपनी को करना चाहिए, ओके। अगर सपोज कोई कंपनी नए नए प्रोडक्ट्स बना रही है तो R&D पे खर्चा करेगी और देखेगी, सोचेगी कि हमारा क्या सेल पे उसका इंपैक्ट होगा। तो इसको प्रोजेक्ट करने आना चाहिए बच्चों। मैक्सिमम चीजें प्रोजेक्टेड ही होते हैं, ठीक है, एक अंदाजा लगना चाहिए। और इसके लिए ना आपको बजट को भी कंट्रोल करना जरूरी है, ठीक है। बजट क्या होता है, हर एक कंपनी को बजट का हिसाब रखना जरूरी है। अगर ओवर बजटिंग होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगा यार। कैसे मैंने आपको बताया था कि रोबोट जैसे मूवीज जो है जिनका 500 करोड़ का बजट हो चुका था वो फ्लॉप हो गए यार। रीजन क्या? ओवर बजट हो गया उनका। अंडर बजट होना भी प्रॉब्लम है। अगर अंडर बजट होगा तो आप आपके पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर रहे हो। इसरो का बजट देखो कितने कम बजट में काम कर रही है, बाद में उनके प्रोजेक्ट्स कुछ अच्छे होने के बाद में गवर्नमेंट उनका बजट बढ़ाया। सो वेरी इंपॉर्टेंट, ओवर बजटिंग प्रॉब्लम है, अंडर बजटिंग भी प्रॉब्लम है। हॉरर मूवीज का बजट काफी कम होता है क्योंकि उनको पता है कि उनका टारगेट ऑडियंस काफी कम है, तो बजट को कंस्ट्रेन करना जरूरी, तभी जाके आपका प्रोडक्ट सक्सेसफुल होगा, सही है बच्चों। बजट जो है वो बहुत बार कंपनीज की इनएफिशिएंसी को छुपाता है। कैसे? मतलब अगर सपोज कंपनी का बजट बहुत अच्छा है तो कंपनी क्या करेंगे, बहुत एडवर्टाइजमेंट पे स्पेंडिंग करेंगे, खुद की इमेज को सुधारने की कोशिश करेंगे। हालांकि उनके प्रोडक्ट्स का क्वालिटी अच्छा नहीं है तो वो शॉर्ट टर्म में अच्छा होगा, लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा, ठीक है। आई पर्सनली फील कंपनीज लाइक बायजूस वो ऐसे ही कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि कितने सारे सोशल मीडिया को उन्होंने पैसे देके खुद के रेपुटेशन को अच्छा बनाने की कोशिश की। दिस इज नॉट गुड फॉर लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में ठीक है बट लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं होगा। प्ले स्टोर पे गंदे रिव्यूज हटा देते हो। तो ये क्या है, उनके पास इतना पैसा है कि वो बड़े बड़े जायंट्स को पैसा देकर क्या कर रहे हैं, खुद की इमेज को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। बट लोगों को तो पता है ना एग्जैक्टली क्या है वो चीज, है ना। तो ये बजट के प्रॉब्लम्स ही बच्चों, यहाँ पे मैंने आपको कुछ बताया प्रॉब्लम्स। बहुत बार बजट बनाते समय आपको आपके एम्प्लॉइज को लेना पड़ता है हिसाब में, क्योंकि अगर एम्प्लॉइज को आप इन्वॉल्व नहीं करोगे तो एम्प्लॉइज फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। हो सकता है कि एम्प्लॉइज आपके जॉब को छोड़ के चले जाएं, ठीक है। ये सारे लिमिटेशंस वाले पॉइंट मैंने आपको बताए थे। 2-3 पॉइंट जो आपको दिमाग में रहते हैं वो आपको खुद के लैंग्वेज में बना के लिखना है बच्चों, ठीक है, राइट। उसके बाद में और क्या था, ये एक लास्ट पॉइंट था, स्ट्रैटेजाइजिंग और यूटिलाइजिंग और मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। मतलब क्या है बच्चों, मैं आपको सिंपल चीज बताता हूँ। बहुत सारी कंपनीज ऐसे हैं जो लॉस से प्रॉफिट में आए क्योंकि उन्होंने खुद के कॉस्ट को रिड्यूस किया। गुजरात अंबुजा का यहाँ एग्जाम्पल दिया बच्चों। मारुति का एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। बहुत सारे कंपनीज क्या कर रहे हैं, बैकवर्ड इंटीग्रेशन करते हैं, खुद के खर्चों को एकदम मिनिमाइज कर रहे हैं और खुद के प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हर वो कंपनी जो कॉस्ट लीडरशिप स्ट्रैटेजी फॉलो करना चाहती है उनको खुद के खर्चे कम करना जरूरी है। लुक एट व्हाट हैपेंड टू टाटा नैनो। 1 लाख रुपए में गाड़ी बेच के भी वो प्रॉफिट में थी, ठीक है। वो अलग बात है कि उसको उतना एक्सेप्टेंस नहीं है इसलिए उसको बंद कर दिया गया, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी इन इटसेल्फ। बट मेन चीज क्या है, अगर आप कॉस्ट को रिड्यूस कर रहे हो जो बहुत क्रूशियल चीज होती है, तो हो सकता है कि आपका लॉस मेकिंग प्रोडक्ट प्रॉफिट में आ जाए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज मैनेजमेंट ऑफ फंड्स, सही है। सारे पॉइंट्स बता दिए। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, 4th नंबर का, बार बार बता रहा हूं, इवैल्यूएटिंग वर्थ ऑफ अ बिजनेस, जो ऑलरेडी हमने कर लिया है।